सीख इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मोटर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अभी किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियो को आप चैनल पर जाके देखिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। इससे पहले हमने आपको बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं जो कि हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो हमारी सीरीज़ है वो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नाम से है, तो आप उनको ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है और ये किस सिद्धांत पे काम करती है। तो दोस्तों, जो हमारी एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, हमारी जो मोटर होती है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे मोटर में एक स्टेटर पार्ट होता है और एक रोटर पार्ट होता है। जो हमारा स्टेटर होता है ये मोटर का स्थिर वाला भाग कहलाता है, और एक जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम रोटर बोलते हैं ये हमारा मोटर का घूमने वाला भाग होता है। जब हम इस मोटर के स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये जो हमारा रोटर होता है इसके कंडक्टर इस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। इसके कारण हमारी जो मोटर है वो रोटेट करने लगती है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके हम रोटर को बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के कनेक्ट किए बिना जब हम इसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं और ये हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्ट होने का जो मुख्य कारण है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। दोस्तों, हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और इस थ्री फेज सप्लाई को हम 120 डिग्री के फेज अंतर पे रखते हैं। इसके कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और दोस्तों, ये जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ये रोटर को अपनी ओर खींचता है, और इस तरीके से जो हमारी मोटर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो एक सेल्फ स्टार्ट होती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है इसका उपयोग हम ज़्यादातर सीलिंग फैन और अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी एक सिंगल फेज मोटर होती है इसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है। दोस्तों, हम मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कैपेसिटर होता है हम उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारा जो इसमें जो कैपेसिटर है वो कंटिन्यू इसमें कनेक्ट रहता है। इसी के साथ जो हमारी एक स्प्लिट फेज मोटर होती है जिसको हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलते हैं, इसमें हमारा एक कैपेसिटर होगा, इसके साथ हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो हम इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि हमारा परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर का है। यहाँ पे देखिए हमारी ये जो दिखाई है ये मेन वाइंडिंग है। यहाँ पे देखिए एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में आज देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर में रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं रोटर स्पीड को। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा रोटर होता है वो मोटर का घूमने वाला भाग होता है। दोस्तों, जिस स्पीड पे हमारा रोटर घूमता है उसको हम रोटर स्पीड कहते हैं, और हम रोटर स्पीड को एन आर से लिखते हैं। और इसी के साथ जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है, जिस स्पीड पे हमारा मोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड है इसमें हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और रोटर स्पीड हमारी कम होती है। यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा रोटर स्पीड होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन आर इज इक्वल टू एन एस और ब्रैकेट में 1 माइनस एस होता है। दोस्तों, जो हमारा एस है ये हमारा स्लिप कहलाता है। इसी के साथ जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है वो एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होती है।
दोस्तों अभी अभी हमने सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बारे में जाना। तो दोस्तों जो हमारी स्लिप होती है वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर होता है इसको हम स्लिप बोलते हैं। दोस्तों जब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्लिप प्रतिशत इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100 होता है। दोस्तों जो हमारा स्लिप का जो परसेंट होता है वो नो लोड पर 1% और फुल लोड पे ये हमारी 2 से 3% होती है। दोस्तों एक बात नोट में लिख लीजिए, जो हमारी मैक्सिमम स्लिप का जो परसेंट होता है वो 3 से 4% होता है, इससे ज़्यादा हमारी स्लिप नहीं होती। दोस्तों जब हमारी रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो जाती है तो इस समय हमारी जो स्लिप होती है वो ऋणात्मक हो जाती है और जो हमारी एक इंडक्शन मशीन है वो जनरेटर की तरह कार्य करती है। इस पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारी एक यूनिवर्सल मोटर होती है इसको हम स्पेशल मोटर के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल मोटर हमारी दोस्तों AC और DC दोनों सप्लाई पे कार्य करती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर को AC सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके जो पार्ट्स होते हैं इसमें हमारा आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, स्टेटर होता है, कम्यूटेटर होता है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हम घर में अपने मिक्सर ग्राइंडर में और इसी के साथ हम ब्लोअर में यूज़ करते हैं। दोस्तों जो हमारी एक यूनिवर्सल मोटर होती है इसकी जो स्पीड है वो 3000 RPM से 15000 RPM तक होती है, इसलिए हम इस मोटर को शून्य लोड या ज़ीरो लोड पे नहीं चलाते। इस मोटर को हम लोड डाल के ही चलाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो हमारी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी होती है एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी हमारी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों हमारी जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इस प्रकार के हम खाली स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं, रोटर में वाइंडिंग नहीं करते हैं। और जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसके हम स्टेटर में भी वाइंडिंग करते हैं और रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं, इसलिए इसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा हम इंडस्ट्री हो चाहे कहीं भी हो सबसे ज़्यादा हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग हम 95% उपयोग करते हैं। और इसी के साथ जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसका उपयोग हम खाली 5% ही उपयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, इंडक्शन मोटर में प्रिवेंटल का यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों सबसे हम पहले सिंगल फेजिंग प्रिवेंटल को समझते हैं। दोस्तों जो हमारी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये 3 फेज सप्लाई पे काम करती है। दोस्तों यदि मान लें हम हमारी जो 3 फेज मोटर है वो 3 फेज सप्लाई से अभी कंटिन्यू वर्क कर रही है और किसी कारण से इसका एक फेज हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन को हम सिंगल फेजिंग प्रिवेंटल कहते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में हमारी जो मोटर में है अनबैलेंस करंट फ्लो होने लगता है, इससे हमारी मोटर ओवरहीट हो जाती है। ओवरहीट होने के साथ साथ इसकी इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी मोटर है वो जल जाती है, तो इसको हम सिंगल फेजिंग प्रिवेंटल कहेंगे। तो इसको मोटर को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंटल का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा प्रिवेंटल होता है ये मेन सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और इससे हमारी मोटर बंद हो जाती है। इस तरीके से हमारी एक इंडक्शन मोटर होती है वो सेफ रहती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या होगा यदि डीसी मोटर को AC सप्लाई से कनेक्ट कर दें। दोस्तों जो हमारी डीसी मोटर होती है जब हम इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी मोटर होगी उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इसके साथ ही हम जब इस मोटर को AC सप्लाई से चलाते हैं तो इसमें हमारे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी डीसी मोटर होती है इसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होते हैं। इसके साथ ही डीसी मोटर को AC सप्लाई पे चलाने से इसका पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है और हमारी जो ब्रश होती हैं उस पर स्पार्किंग बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, बचने के लिए हम डीसी मोटर को AC सप्लाई से नहीं चलाते हैं क्योंकि हमारी मोटर है वो ख़राब हो सकती है। इसी के साथ इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां, सबसे कम इफ़िशियंसी वाली मोटर कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा एक सैडेड पोल मोटर। दोस्तों जो हमारी सैडेड पोल मोटर होती है इसकी इफ़िशियंसी सबसे कम होती है। एक सैडेड पोल मोटर की इफ़िशियंसी हमारी 5% से 35% के बीच होती है। दोस्तों इसका हम उपयोग ज़्यादातर हम
खिलौने हेयर ड्रायर ब्लोअर में करते हैं। इसी के साथ जो हमारी एक सैडेड पोल मोटर होती है दोस्तों, वो सबसे कम एचपी या सबसे कम वाट की बनाई जाती है। यदि हम इसकी एचपी में बात करें तो ये हमारी 0.05 एचपी की बनाई जाती हैं, और ये हमारी वाट में बात करें तो ये 40 वाट तक की मोटर बनाई जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ही ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।